सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च हुए। जब 5 साल में 2 बार चुनाव होते हैं तो नेता को आपको 5 साल में 2 बार हिसाब किताब देना होता है, 2 बार आपको मुंह दिखाना पड़ता है। लेकिन जब 5 साल में एक ही बार चुनाव होंगे तो अब एक बार चुनाव हो गए, फिर अगले 5 साल बाद नेताजी आपके पास आएंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा था। उसके 6 ही महीने भीतर जब उन्हीं राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वहां वापसी कर गई। 24 के पहले जो सरकार थी वो मजबूत सरकार थी, 2024 के बाद जो सरकार है वो मजबूर सरकार है। इंदिरा गांधी ने लोकसभा को पहले ही भंग कर दिया और 1972 की बजाय लोकसभा के चुनाव 1971 में हुए। एक राष्ट्र एक चुनाव की ये जो धारणा थी या ये जो साइकिल था वो पूरी तरह से टूट गया। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं बात बाजार में आज बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं खबर क्या है। तो खबर यह है कि मंगलवार को सरकार ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को प्रस्तुत किया। इसके समर्थन में 269 वोट और विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद विपक्ष के कई सांसदों ने इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजने की मांग की। सरकार भी इस पर तुरंत सहमत हो गई और अब ये बिल जेपीसी के पास यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास चला गया। जेपीसी दरअसल एक संसदीय समिति होती है जिसमें दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के प्रमुख दलों के कई सांसद मौजूद होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले जिस पर बहुत सारे सांसद मिलकर चर्चा नहीं कर सकते या ऐसे मामले जिन पर सरकार को आम सहमति बनानी होती है, तो ऐसे मामले आमतौर पर जेपीसी के पास भेज दिए जाते हैं जहां कई सांसद मिलकर गंभीर चर्चा करते हैं। दरअसल सरकार ये चाहती है कि इस बिल के लिए एक आम सहमति बन सके। आम सहमति इसलिए क्योंकि इस बिल को लागू कराने के लिए संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे और संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत यानी एक तो देश में जितने राज्य हैं उन राज्यों में से आधी राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की जरूरत है। दूसरी चीज, दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जिस दिन इस बिल को लेकर वोटिंग होगी उस समय जितने सांसद मौजूद होंगे उसके 2/3 सांसदों का समर्थन सरकार को चाहिए और सरकार के पास इस समय उतना बहुमत नहीं है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि एक आम सहमति बने, क्योंकि आपको पता है कि 2024 के पहले जो सरकार थी वो मजबूत सरकार थी, 2024 के बाद जो सरकार है वो मजबूर सरकार है। दरअसल एक राष्ट्र एक चुनाव की धारणा कोई नई नहीं है। हमारे देश में 1951-52 में पहली बार सभी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। ये सिलसिला 1967 तक चला। हालांकि इसको लेकर कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। एक संयोगवश 1951 में ये सिलसिला शुरू हुआ और 1967 तक चलता रहा। 67 के बाद ये सिलसिला टूट गया। हुआ ये कि 1967 में सभी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। अब अगले जो चुनाव होने चाहिए वो 1972 में होने चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने लोकसभा को पहले ही भंग कर दिया और 1972 की बजाय लोकसभा के चुनाव 1971 में हुए। अब 1971 के हिसाब से अगले चुनाव होने चाहिए 1976 में, लेकिन आपको पता है कि 1975 में देश में आपातकाल लग गया और अगले चुनाव 76 की बजाय 1977 में हुए। जब 1977 का चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी के पुराने विरोधी मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी से पुराना हिसाब किताब बराबर करना था, तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया और 9 कांग्रेस शासित राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। खैर, ये इंदिरा गांधी का और मोरारजी देसाई का क्या हिसाब किताब था ये मैंने इंदिरा गांधी वाली वीडियो में विस्तार से बताया है। 1977 के बाद 1980 में फिर इंदिरा गांधी केंद्र में वापसी करती हैं। अब इंदिरा गांधी को मोरारजी से हिसाब किताब करना था, तो इंदिरा ने 9 गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया और उन्हें खारिज कर दिया। ऐसा करते करते धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, सरकारें भंग होती रही और एक राष्ट्र एक चुनाव की ये जो धारणा थी या ये जो साइकिल था वो पूरी तरह से टूट गया और आज हमारे देश में हर 6 महीने 8 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। अब आइए जरा एक नजर डालते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की मांग के इतिहास पर। 1983 में चुनाव आयोग, 1999 में विधि आयोग, 2015 में संसदीय समिति, 2017 में नीति आयोग, ये सभी समय समय पर वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं
2018 में विधि आयोग ने इसको लेकर एक मसौदा भी तैयार किया था। अगर भाजपा की बात करें तो 1990 के बाद जब अटल और आडवाणी का दौर शुरू हुआ, तब से लेकर भाजपा के अंदर ही अंदर ये बात चल रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर 2014 और 2019 के अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा ने इसे शामिल किया था। 2019 के बाद जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को देश की जरूरत बताया था। इसी के बाद ये मुद्दा लगातार चर्चा में है और इसी सिलसिले में पिछले साल सितंबर 2023 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। इस समिति ने इसी साल मार्च 2024 में 18,000 से ज़्यादा पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी और इसके बाद अभी 12 दिसंबर को ही कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी। अब आइए जानते हैं कि कोविंद कमेटी की कुछ सिफारिशें क्या हैं। तो पहली बात ये कि 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में सभी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। इसके 100 दिन के भीतर सभी स्थानीय निकाय के चुनाव करा लिए जाएं। यानी चुनाव 2 चरणों में होंगे, लेकिन 5 साल में एक ही बार होंगे। दूसरी बात ये कि मान लीजिए किसी सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है और सरकार अगर अपना बहुमत खो देती है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर से चुनाव होंगे, लेकिन वो जो चुनाव होंगे, वो जो सरकार बनेगी, उसका कार्यकाल उतना ही होगा जितना कार्यकाल बचा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे अभी हमारे देश में 2024 में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और 2029 में अगले चुनाव होने हैं। अब मान लीजिए 2027 में ये सरकार अपना बहुमत खो देती है, तो जो चुनाव होंगे, अगली सरकार जो बनेगी, उसका कार्यकाल 27/5/32 के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि 2029 तक ही होगा और 2029 में फिर से लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव होंगे। ये नियम केवल लोकसभा के लिए नहीं है, बल्कि विधानसभा के लिए भी है। जैसे अभी महाराष्ट्र में 2024 में ही अभी चुनाव हुए हैं, अब अगले चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा के 2029 में होने हैं। लेकिन मान लीजिए अगर 2028 में महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, अपना बहुमत खो गई, तो ऐसी परिस्थिति में 2028 में चुनाव होंगे, लेकिन अगली जो सरकार बनेगी उसका कार्यकाल 2029 में ही समाप्त हो जाएगा और 2029 में फिर से चुनाव होंगे। यानी ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो साइकिल है, ये पूरी मेंटेन रहेगी ताकि इसमें कोई रुकावट ना आए। तीसरी जो बात है वो है एक मतदाता सूची को लेकर। दरअसल हमारे देश में चुनाव आयोग विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाता है, जिसके लिए वो मतदाता सूची तैयार करता है। लेकिन स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव राज्य चुनाव आयोग आयोजित करता है, जिसके लिए अलग मतदाता सूची बनाई जाती है। अब वैसे देखा जाए तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं बनता, क्योंकि वोट देने की उम्र सबकी 18 साल से ऊपर ही है, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो। तो अलग मतदाता सूची बना के कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए कमेटी की ये सिफारिश है कि पूरे देश में एक ही मतदाता सूची बने, जो लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव सभी के लिए समान रूप से लागू हों। अब आइए समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ फायदे या नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। तो पहला फायदा तो ये होगा कि साधन संसाधन की बचत होगी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च हुए। अब उसके बाद आपको पता है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए, फिर हरियाणा के चुनाव हुए, फिर झारखंड, महाराष्ट्र, अब इसके बाद दिल्ली के चुनाव होंगे, फिर ऐसे तमाम चुनाव होते रहेंगे। अब ये चुनाव जितनी बार होंगे उतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि 5 साल में एक ही बार चुनाव करा लिए जाएं, ताकि पैसे की बचत हो सके। दूसरा फायदा ये होगा कि जब भी चुनाव होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, यानी आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता आमतौर पर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं महीने 1.5 महीने तक होती है, लोकसभा के चुनाव होते हैं 2.5 महीने या बहुत ज़्यादा 3 महीने लागू होती है। जब आचार संहिता लागू होती है तो कोई भी सरकार नई योजना चालू नहीं कर सकती, यानी पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि बार बार, अब जैसे महाराष्ट्र का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, 2024 में अभी मई में इलेक्शन हुए तो आचार संहिता लगी थी, फिर अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो फिर से आचार संहिता लग गई। तो बार बार ये जो आचार संहिता लग जाती है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, ये 5 साल में बार बार लागू हो, इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि एक ही बार लागू हो और सरकारें अपना काम करती रहे। ये हुआ दूसरा। अब उसके बाद तीसरा फायदा ये हो सकता है कि जो सामाजिक ताना बाना है वो जब भी चुनाव होता है हमेशा बिगड़ता रहता है। जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद ये अपने चरम पर होते हैं।
अभी जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र ये चुनाव अभी विधानसभा के संपन्न हुए हैं। इस चुनाव के खत्म होने के बाद आपने किसी भी नेता के मुंह से बटोगे तो कटोगे, जातिगत जनगणना, तुम्हारी जात क्या है, ऐसा कोई भी बयान आपने किसी भी नेता के मुंह से नहीं सुना होगा। लेकिन सबको पता है कि जब चुनाव चल रहे थे तो ये मुद्दा कितना ज़्यादा हावी हो गया था। तो होता यही है कि जब चुनाव होते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने चरम पर चली जाती हैं। अब ये सामाजिक ताना बाना बार बार बिगड़े, इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि जो भी होना हो वो 5 साल में एक ही बार हो जाए। चौथा ये कि जब भी चुनाव होते हैं तो पूरा का पूरा जो सरकारी तंत्र है, पूरा का पूरा जो सरकारी कामकाज है वो हमेशा ठप पड़ जाता है, क्योंकि वो उस समय चुनाव में लगा हुआ होता है। जो स्कूल के टीचर होते हैं, सरकारी टीचर्स, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है चुनाव कराने की। अब वो अगर ऐसे में चुनाव कराएंगे, बार बार चुनाव होते रहेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है और पूरा का पूरा जो सरकारी कामकाज है वो रुका पड़ा रहता है। सरकार का ये तर्क है कि ये कामकाज बार बार रुके, इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि 5 साल में एक ही बार ये काम रुके, चुनाव हो जाएं और अगले 5 साल तक ये कामकाज चलता रहे। अब आइए जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ नुकसान क्या हो सकते हैं। तो पहली बात ये कि जवाबदेही का सवाल है। जब 5 साल में 2 बार चुनाव होते हैं तो नेता को आपको 5 साल में 2 बार हिसाब किताब देना होता है, 2 बार आपको मुंह दिखाना पड़ता है। लेकिन जब 5 साल में एक ही बार चुनाव होंगे तो अब एक बार चुनाव हो गए, फिर अगले 5 साल बाद नेताजी आपके पास आएंगे, तो अगर आपको हिसाब किताब करना हुआ तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक संदेह जताया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही साथ होंगे तो चुनाव जो है वो राष्ट्रीय हो जाएगा, स्थानीय मुद्दे मर जाएंगे और ऐसे में जनता बहकावे में आकर एक ही पार्टी को वोट दे सकती है और ऐसे में उस नेता को ज़्यादा फायदा होता है जिसके पास बहुत लोकप्रिय नेता हो, जैसे वर्तमान में मोदी जी हैं या इंदिरा गांधी उस लिस्ट में आती हैं। तो ये एक संदेह बताया जा रहा है। हालांकि ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें हरियाणा और महाराष्ट्र में अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा था। उसके 6 ही महीने भीतर जब उन्हीं राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वहां वापसी कर गई। तो ऐसा नहीं है कि जनता पूरी तरह से आंख बंद करके वोट देती है। आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए। दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुत समय का अंतर नहीं है, 10 महीने 8 महीने इतना ही अंतर है। दिल्ली में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 7 की 7 सीट जीत जाती है, लेकिन विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जनता पूरी तरह से आंख बंद करके वोट देती है, उसे जब जो जैसे सही लगता है उस आधार पर जनता वोट करती है। हालांकि अब देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो बिल है उस पर कितनी आम सहमति बन पाती है, या ये मामला फिर 2029 में बीजेपी चुनाव में उछालेगी। ये मामला हो गया या वक्फ बोर्ड का मामला कि देखो भाई हम तो बिल लाए थे, जेपीसी में गया, हमारी किसी ने सुनी नहीं। हो सकता है बीजेपी उस आधार पर 2029 के लोकसभा चुनाव में वोट मांगे, या ये भी हो सकता है कि आम सहमति इस पर बन जाए। हालांकि इस अब वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि देश में एक सार्थक चर्चा हो और इस बात पर राय बने कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की जनता के लिए कितना सही है, जनता क्या चाहती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। धन्यवाद।